सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस टू करप्शन। सॉल्यूशंस का एक पार्ट है लीगल और दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। What legal solutions are required to control corruption and what administrative suggestions can be given in this regard? इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। So let us start with the legal aspects. लीगल में क्या क्या करने की जरूरत है? पहले मैं बता रहा हूं सेकेंड ARC ने क्या बताया, then I will explain what has been done during last few years. So let us first focus on what second ARC suggested. देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं कि वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 310 एंड आर्टिकल 311, मोर फोकस इज ऑन आर्टिकल 311, देन कम्स आर्टिकल 310। सो आर्टिकल 311 शुड बी रिपील्ड, आर्टिकल 310 शुड बी रिमूव्ड, and necessary provisions of both these articles should be merged in article 309. 309 should be amended to include the necessary provisions of article 310 and 311, and these two articles have to be removed or repealed from the constitution. तो आपके मन में आना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो 311 का बेसिक मतलब है ओवर सेफ्टी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मैंने आपसे कहा था ना एक बार कि 7-7 साल लोग गायब रहते हैं, विदेश में जाके नौकरी कर ली, फिर एक दिन मुंह उठा के आ गए वापस और फिर काम कर रहे हैं। यू कैन नॉट रिमूव ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हटा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। यहां तक कि आप रिजाइन करना चाहेंगे तो भी नहीं चिपका लेंगे, आपको छोड़ते नहीं है। आई रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑन माई ओन, मैं खुद जाके जॉइंट सेक्रेटरी को कागज दे के आया कि इस्तीफा है सर, ये इस्तीफा है। तो बोले ठीक है, मुझे लगा काम खत्म हो गया। आई नेक्स्ट डे वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एन इंटरव्यू टू बी अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। वो बोले कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया आपका। मैंने कहा हो ही गया होगा, कल शाम को दिया था। तो उन्होंने मुझे वैसे ही देख के स्माइल किया जैसे मैं इनको देख के करता हूँ आजकल, कि यू आर सो क्यूट। एंड देन आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट माई रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। I went several times to get my resignation accepted by them, and then finally they did it in 20 months. 19-20 महीने के बाद एक्सेप्ट किया। अब क्या करें? क्यों देंगे 20 महीने की जब मैं काम ही नहीं कर रहा हूं वहां? सैलरी काम करने की होती है मेरे भाई, सैलरी इसलिए नहीं होती कि मैंने इस्तीफा दिया था तो मेरी सैलरी दो, ऐसे थोड़ा ना। सैलरी इज गिवन फॉर द वर्क यू डू। आई हैव रिजाइंड and they have an SOP to be completed to accept the resignation. It takes 20 months. उनका हेडेक छोड़ना है, मेरा हेडेक है। So this is due to article 311. ठीक। Second, what does article 310 says? इसको बोलते हैं doctrine of pleasure. Have you heard of this word? Doctrine of pleasure has various meanings in the constitution. इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट इज वेरी मच प्लीज्ड। जब आप IAS बनेंगे ना, आपके पास चिट्ठी आएगी सरकार की, उससे पता क्या लिखा होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप सोचेंगे वाह, प्रेसिडेंट खुश है, मोगेम्बो खुश हुआ, क्या बात है। तो आपको फीलिंग आएगी कि राष्ट्रपति बहुत पर्सनली खुश हैं आपसे। ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड लेटर होता है, वो प्रेसिडेंट को पता भी नहीं होता है। द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ DOPT इज एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो प्रेसिडेंट के सारा शासन प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है।
even the prime minister, when he writes a letter, that is in the name of the president, sometimes in the name of the PM, but generally any official letter which is going from the state will be from the president of India, or in the government service of state in the name of the governor. पर ध्यान रखना, ये जो प्लीज है ना, ये सेंट्रल वर्ड है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड, इसका मतलब प्लेजर है. वो हमेशा खुश रहता है. एंड इफ फॉर सम रीजन दे वांट टू टर्मिनेट यू लेटर ऑन, तो क्या लिखा हुआ आता है? जैसे मेरा 20 महीने बाद जो आया उसमें क्या लिखा था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन. जैसे मुझसे बहुत परेशान थे, उन्हें मतलब नहीं है, वो प्लीज पक्का परमानेंट प्लीज है, वो बस टू के बाद चेंज करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू, यहां तक का छपा हुआ पहले से, उसके बाद चेंज करते रहते हैं क्या क्या चेंज करना है. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर. यू विल बी ए सिविल सर्वेंट टिल द टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड हैविंग यू इन द सिविल सर्विसेज. A governor of the state will be a governor till the time the president of India is pleased to having him as the governor of the state. और यहाँ तक कि जो ministers हैं, a minister will be minister till the time the president is pleased to have him as the minister. So these are the three references in the constitution where we are using the word pleased, and this pleased is known as doctrine of pleasure. But the meaning is different. Supreme Court has mentioned मिनिस्टर के मामले में अगर पीएम ने कहा राष्ट्रपति को कि इसको हटाओ मिनिस्टर को, द मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी राइट टू बी हर्ड अगेन. पीएम ने लिख के भेजा हटाओ, तुरंत प्रेसिडेंट लेटर बना के भेजेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू टर्मिनेट यू फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सीधा 1 मिनट नहीं लगाते हैं. The Supreme Court has categorically said PM or the CM has full right to decide who will be in the ministry or who will not be the part of Council of Ministers. In case of governors, पहले क्या होता था, गवर्नर्स को खूब हटाते थे. सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, 15 गवर्नर पिछले सरकार के बैठे होंगे या 20 बैठे होंगे. इनकी पार्टी के 20 बेरोजगार परेशान हो रहे हैं कि सर हमें सर गवर्नर बनाओ, सर गवर्नर बनाओ, सर बहुत दिन हो गए हलवाई बने हुए, गवर्नर बनाओ हमको. तो जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला होता है, एक्टिव करियर, उन सबके रिटायरमेंट स्कीम का नाम है गवर्नरशिप, तो उनको बनाते गवर्नर. पर दिक्कत क्या है कि जाती हुई सरकार जाते जाते बना गई 20 को. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज 5 साल की टर्म, या जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है गवर्नर विल बी द गवर्नर. तो पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट चिट्ठी लिखता था सीधा पीएम कि इसको हटाओ. प्रेसिडेंट ने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू टर्मिनेट यू फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर. हट गया. एक बार एक आदमी थे बीपी सिंघल, नाम सुना आपने इनका? आपने अशोक सिंघल का नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे. उनके रियल ब्रदर थे बीपी सिंघल. हैपन टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर. कई डकैतों को मारा था और सेंसर बोर्ड जो फिल्म वाला उसके भी हेड रहे थे. उन्होंने एक केस किया एंड सुप्रीम कोर्ट इन दैट मैटर डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ गवर्नर द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू एंड हिज और हर प्लेजर. तो 5 साल से पहले हटा तो सकते हैं, बट द गवर्नमेंट or the president should have adequate reasons, and the Supreme Court has authority to look into whether the reasons were adequate or not. और ये जो सेंटेंस आता है ना, सुप्रीम कोर्ट कैन चेक वेदर, इसका मतलब खत्म काम. इसके बाद अब सरकार कुछ भी साबित करते हुए बोलेंगे नो 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 नॉट एडिक्वेट, थोड़ा और लेके आओ, इट्स नॉट एडिक्वेट, थोड़ा और होना चाहिए था, ट्राई मोर, ट्राई सम मोर, सब खत्म हो जाता है. ये 2010 की बात है. पिछले 12-13 साल से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट टू रिमूव एनी गवर्नर. तो वो क्या करते हैं, जिसको हटाना होता है ना, ट्रांसफर कर करके भूत बना देते हैं उसका. गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के, अच्छा
इस्तीफा दे रहे हो? नहीं दे रहा, ठीक है, ट्रांसफर टू नागालैंड, चलो जाओ नागालैंड जाओ। नागालैंड में जाके सामान खोला उसने, सेट किया, लेटा दोपहर को, तब तक फोन आया, हाँ भैया रिजाइन कर रहे हो? नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ट्रांसफर टू केरल। बस ये नहीं लिखा होता यू हैव टू ट्रेवल बाय बस, फ्लाइट से भेज देते हैं, वरना तो सोचो बेचारा हाल होगा। इतना ट्रांसफर करते हैं, इतना ट्रांसफर करते हैं कि 3-4 ट्रांसफर के बाद गवर्नर कहता है छोड़ो यार, भाड़ में जाए, लो रेजिग्नेशन लो। फिर पीएम मुस्कुराते हैं कि पहले ही दे देते, बेकार में फॉर्मेलिटी कितनी ज्यादा। पर अगर कोई गवर्नर घुमक्कड़ टाइप का हो उसको तो मजा ही आ जाएगा। केरल गया, गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, आराम से वहां के सी बीच देखे और वो बैक वाटर्स देखे, और जो नेशनल पार्क है पेरिया वेरिया, वहां आराम से चाहते जरा 15 दिन घूमा बढ़िया से। फिर बोला अपने घर में कि बच्चों ट्रांसफर होने वाला होगा, तैयारी कर लो। केरल हो गया, अब क्या मिलेगा देखते हैं। मणिपुर मिल जाए, वहां देखा नहीं कभी यार। शाम को चिट्ठी है, ट्रांसफर टू मणिपुर, ओ मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब पीएम समझ नहीं पा रहा कि मजे कौन ले रहा है किसके। इसको तो और मजे आ रहे हैं, ये फ्री में घूम रहा है पूरा देश फैमिली के साथ। तो ऐसा घुमक्कड़ मिल जाएगा वो तो नहीं छोड़ेगा, बट अदरवाइज दे पुट सो मच प्रेशर टू ट्रांसफर। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशंस डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन में आया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू टर्मिनेट यू, मजाक समझ रखा है क्या? बेचारा पढ़ पढ़ के एग्जाम दे के आया, ये तो बिना पढ़े आ गए थे दोनों, वो तो बेचारा पढ़ के आया है, 2 साल तैयारी की एग्जाम की, इतनी मेहनत की, कोई और करियर हो सकता था। he left all other career choices just to get into government job. Then he got cleared, trained, and after so many years, on one fine day you are saying your pleasure is ended. तो मजाक है। You should have adequate reasons to tell why this person is being terminated. और होते होते इंटरप्रिटेशन ये हो गई कि प्रेसिडेंट कैन नॉट टर्मिनेट एनी पर्सन, और सुप्रीम कोर्ट किसी को परमिशन देता ही नहीं था इस मामले में। एंड दैट इज वाई द सेंस ऑफ ओवर सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम दीज 2 आर्टिकल्स, एंड दैट इज वाई द सेकेंड ARC in report number 4 recommended that these 2 articles have to be removed from the constitution. 309 क्या कहता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को they have the right to provide for the rules and regulations of employment. So what will be the rules of employment can be decided by the parliament or the state legislature through their acts. ये पहली बात समझ में आ गई। So in order to control corruption, what we need to do in the constitution as per second ARC, 3 आर्टिकल्स का खेल है, 2 हटाने हैं, 1 को रखना है, एमेंड कर लेना है। नाउ कमिंग टू द एक्ट नंबर 2, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसमें क्या क्या चेंज करना है? एज पर द सेकेंड ARC वी नीड टू एमेंड दिस एक्ट फॉर सम रीजंस। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ करप्शन, definition या explanation to be amended. क्या आपको ध्यान है कि आज ही कुछ घंटे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी? मैं कल परसों तो पूछता भी नहीं, भूल के मैं आज का भी बहुत डर के पूछता हूं कि ये पूछना मतलब अनएथिकल तो नहीं हो जाएगा पूछना कुछ। सो टुडे ओनली वी स्टडीड वन थिंग कि डेफिनेशन ये है और ये रिकमेंडेशन है कि जोड़ दिया जाए। 5 चीजें बताई थी क्या जोड़ना है उसके अंदर। याद तो नहीं होगा, याद आ जाएगा लेकिन आपको, जैसे आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। सुना सुना सा लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है?
तो एक तो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, एक है मिसयूज या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी या रिसोर्सेज व्हाटएवर। तीसरा है विलफुल वायोलेशन और डेविएशन ऑफ ओथ। चौथा विलफुल वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पांचवा क्या है? फेवरिंग समवन विदाउट एनी अनड्यू बेनिफिट। So according to second ARC, the amendments we need to do in this act, they start from this very point कि ये 5 चीजें करप्शन की डेफिनेशन में शामिल कर देनी चाहिए। दिस इज वन थिंग। सेकंड, इन्होंने ये कहा कि कोल्यूसिव ब्राइबरी should be classified as a special offense and it should get double punishment as compared to the normal corruption cases. So in case of collusive bribery, the punishment has to be doubled. यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को? कोल्यूसिव ब्राइबरी क्या होती है आज ही पढ़ा था हमने, बताओ क्या होता है? चलो नीरज जी पूछेंगे सवाल। 311 ये कहता है कि यू कैन नॉट टर्मिनेट एनीवन विदाउट गिविंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हियरिंग दैट पर्सन। इसके इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एडिक्वेट हियरिंग का मतलब है जब तक बहुत ठोस कारण ना हो, यू कैन नॉट रिमूव एनीवन। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 311 became like government cannot remove any officer or any public servant। हटाना है इसको, खट से पूरा हटाना है। 309 में अमेंड कर देंगे ना, उसमें कंडीशंस बता देंगे। 309 gives the power to the parliament and the state legislature, they can make the rules of employment, so whatever the rule has to be made that will be under 309। ये रिकमेंडेशन है। मैं क्वेश्चन नहीं सुन रहा, मैं केवल देख रहा हूं आपको कि इतने सवाल कहां से आते हैं। आई एम mesmerized to see the number of questions you have। चिंता नहीं करनी है, ऐसे ही मजाक चल रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही वो प्यारा बच्चा है, पीछे वाले बेचारे वंचित थे, और जो बच्ची ऑनलाइन है वो तो महावंचित की। वो कौन है इतना प्यारा बच्चा? अब कैमरे से सारा देश आपको देख रहा है इस समय। क्या भाग रहे हो? तो अभी क्या कर रहे हो? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। फ्लैश बंद है सर। ये कह रहा है फ्लैश बंद है सर। तो अब ये परफॉर्म करेंगे आपके सामने। एक दो ठाके मार दो यार, थोड़ा बच्चे थके हुए हैं। इस आवाज से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है कुछ। बाद में बताऊंगा। हाँ, एक और करो परफॉर्म, बढ़िया। बहुत बढ़िया, जाओ बैठो। हो गया हो गया हो गया हो गया। इसे बोलते कॉन्फिडेंस। तुम हरियाणा के हो ना? बस तभी तो। हरियाणा से और कौन कौन है आप में से? अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे बच्चे। आप भी हैं? कौन से जिले से? पलवल से। आप? रोहतक से। आप? दादरी, चरखी? नहीं नहीं, उसका पूरा नाम चरखी दादरी है भाई।
और आप? अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा ब्रेक था। इसके साथ ही ब्रेक समाप्त हुआ। भाई साहब आइए वापस आइए, क्लास हो रही शुरू। चलो, अब 1 घंटा बचा है, एकदम सीरियसली पढ़ना है 1 घंटा, और फिर आपकी 2 दिन की छुट्टी कर देंगे। कल सैटरडे है ना, परसों संडे है, फिर मंडे को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, आप खुश हो गए थे कि 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गई छुट्टी। मतलब ये आप नहीं पढ़ेंगे तो भी है ही। चलो, सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं? पहला, डेफिनेशन। दूसरा, कोल्यूसिव ब्राइबरी। इसके बाद इसका एक सजेशन है जो दरअसल सीआरपीसी में काम आएगा, और वो क्या है देखो। व्हाट इज सीआरपीसी? तुम क्लासी गुंडी हो ना, मुझे लग रहा है। लग रहा है हर क्लास में एक गुंडा होता है, गुंडी होती है। मैंने देखा अक्सर हर क्लास में एक गुंडा एक गुंडी होते ही होते हैं। तो मैं बहुत दिनों से ताक में था कौन गुंडी कौन है क्लास की। आज फाइनली मुझे पता लगा। कीप इट अप। चलो शुरू कर दें। चलो, तो तीसरा जो अमेंडमेंट करना है वो सीआरपीसी में करना है, और सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो भी छुट्टी नहीं होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहली बार तो 1880s में बन गया था, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, एंड 1973 वाज द लास्ट अमेंडमेंट। उसके बाद ये 1974 से अप्लाई हुआ था, तो कहीं 1974 दिखे तो भी ठीक है। पास हुआ 73 में, अप्लाई हुआ 74 से, ये कहानी है। इस सीआरपीसी में अगर हमें स्पीडी ट्रायल करना हो तो स्पीडी ट्रायल के लिए जरूरी है कि हम सीआरपीसी में अमेंडमेंट करें, एंड वी प्रोवाइड फॉर द स्पेशल कोर्ट्स ऑफ करप्शन केसेस, स्पेशल कोर्ट्स फॉर केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो रिकमेंडेशन ये थी कि we should make provisions in the CRPC to establish special courts for corruption cases, and we should fix the time limit of the cases to 2 years. मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर केस खत्म होना जरूरी है, ये उसमें रिकमेंडेशन आई थी। ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए, अब सीआरपीसी के बाद अगर नंबर 4 पर आए, सेकेंड एआरसी ने कहा कि हमें एक एक्ट बनाना चाहिए जिसका नाम होगा फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, या करप्ट सिविल सर्वेंट्स कर लीजिए। कैसा करते देखिए, वी शुड पास ए लॉ करप्ट सिविल सर्वेंट्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उस समय ये बिल था पार्लियामेंट में। सो देयर वाज ए बिल इन द पार्लियामेंट जिसका नाम था करप्ट सिविल सर्वेंट्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिल। 2013 में ये बिल आया था, एंड द रिकमेंडेशन वाज टू एक्सेप्ट दिस बिल एंड मेक दिस एन एक्ट। और इसका पर्पस क्या है? अगर करप्शन साबित हो जाए किसी सिविल सर्वेंट पे, so the state should have authority to attach his or her properties
or sell his or her properties to make good the losses of the state. So the property of the corrupt civil servant or properties will be attached and then liquidated to make good the loss of the state. मेक गुड ऑफ द लॉस का मतलब है जो नुकसान है उसकी भरपाई करना, कंपनसेट करना, लीगल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। अटैच करने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी अटैच का मतलब है कि नाउ दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट अनलेस इट इज फ्रीड फ्रॉम द स्टेट। तो अटैच का मतलब है कि अभी प्रॉपर्टी पे कुछ भी होगा तो इसके साथ अटैचमेंट रहेगा, उसके बिना बेच नहीं सकते इसको। ये ऑलमोस्ट हो गया है, कैसे हुए थोड़ी देर में समझाएंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। एक एक्ट है अब तो हमारे पास है, वो है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। रिकमेंडेशन ये थी कि इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन, यू नो अबाउट इट? इसका मतलब ये कि कोई करप्ट सिविल सर्वेंट ऐसा कर सकता है कि करप्शन करके प्रॉपर्टी किसी और के नाम में खरीद ले। तो प्रॉपर्टी है उसकी पर उसके नाम में नहीं है। So any property which has been bought by someone in someone else's name is named as बेनामी प्रॉपर्टी। अभी एक वेब सीरीज आई थी जो बिहार की पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी, चारा घोटाले पर, महारानी। हैव यू सीन दैट? उस वेब सीरीज में एक रिलेशनशिप दिखाई गई कि चारा घोटाला कैसे हुआ और उसका सारा जो इनकम थी वो कैसे एक गरीब सी औरत के नाम पे ट्रांसफर कर दी गई थी। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, क्योंकि सिविल सर्वेंट अगर है तो वो अपने नाम पे तो लेगा नहीं। तो उनके गांव के कुछ ऐसे गरीब लोग, अनपढ़ लोग, उनको लाना, अंगूठा लगवा लेना, फिर उनके नाम का अकाउंट खुलवा के चेक बुक पे 100-500 चेक पे एक साथ अंगूठा लगवा लेना और अपना काम करते रहना उसके थ्रू। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज बेनामी ट्रांजैक्शंस। तो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट कॉम्प्रिहेंसिव बने, ये रिकमेंडेशन थी। 6th रिकमेंडेशन ये थी कि विसल ब्लोअर, द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी इनेक्टेड। At that time we did not have an act with the name of Whistleblowers Protection Act, should be enacted. I hope you understand what whistleblower is, और आप इससे वो मतलब नहीं निकालेंगे। इसका मतलब वो नहीं है जो सड़क पे सीटी बजाता है मजनू, उसके बाद मतलब मजनू बचाओ एक्ट नहीं है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है। अब दो और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, बस वो समझते हैं, बात खत्म हो जाएगी। आई हैड टोल्ड यू अबाउट ए प्रोविजन कॉल्ड सैंक्शन। वो सैंक्शन का प्रोविजन क्या है वो देख लीजिए क्या है। सैंक्शन, सैंक्शन के प्रोविजन दो जगह है, मैंने जिक्र किया था। पहला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, दूसरा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। ये दूसरे वाला जो है इसके तहत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? सीबीआई काम करती है। ठीक, इन दोनों में एक प्रोविजन है दैट इज अबाउट द सैंक्शन। प्रोविजन ये है कि इफ द एजेंसी वांट्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए करप्शन केस रिलेटेड with any officer at the JS rank and above. JS is Joint Secretary.
सेंटर में जॉइंट सेक्रेटरी इज नेक्स्ट टू गॉड, स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी इज इक्वल टू कलेक्टर। तो सेंटर में जॉइंट सेक्रेटरी का जो रैंक है विच इज 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईएएस, उसके बाद का जो रैंक होता है। सो इफ द सीबीआई और एनी पुलिस अंडर दिस एक्ट वांट्स टू investigate against a civil servant who is working at the rank of JS or at the higher rank, उसके लिए पहले उनको सैंक्शन लेनी होगी और वो सैंक्शन होगी फ्रॉम द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। Unless and until they get a written consent or written permission to investigate, they cannot start the investigation. This is the provision. अब ये प्रोविजन ऐसा है कि अगर पीएम करप्ट हो मान लीजिए, या कोई मिनिस्टर करप्ट हो, मिनिस्टर अपनी पसंद के 3-4 ऑफिसर ले, तू सेक्रेटरी बन जा, तू भी जा 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 एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है ठीक है, तू भी छोटू जरा जरा जॉइंट सेक्रेटरी। हाँ, लूट के खाना, एकदम एकदम लूट लेना। 60 मेरा, 40 तुम तीनों का, चलो लूट शुरू करो। अब सबने मिलकर लूट मचा दी। इतने में सीवीसी की तरफ चिट्ठी है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वी वांट टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट योर जेएस एंड एएस। चिट्ठी सेक्रेटरी के पास आई, सेक्रेटरी मिनिस्टर से पूछा, मिनिस्टर बोला दबा लो चिट्ठी को, क्या जरूरत है, जवाब मत दो, जब जवाब देना जरूरी होगा तो जवाब कह देना, वी आर कंसिडरिंग द मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर ए मीटिंग विद द मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ। ऐसे करते करते 1-2 साल निकाल दो यार, उसके बाद देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब सोचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं। Even when all the evidences are indicating that these people have done so much of corruption, you cannot even initiate an investigation against them because the rule doesn't allow you doing that. तो इन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है भाई, ऐसा करो कि 2 केसेस में इसको सैंक्शन को हटा दो। तो देखिए, ये पहले से था, सजेशन क्या था सेकंड एआरसी का, अब वो समझना है। So the suggestion of the second ARC was, if someone has been caught red-handed, or if someone has disproportionate assets, I hope you understand the meaning of catching someone red-handed. इसका मतलब सच में रेड हैंडेड होता है। दिस इज नॉट ए फ्रेज, ऐसा ही होता है। एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यू हैव टू कैच एन ऑफिसर रेड हैंडेड। उसके हाथ लाल ही होने चाहिए, पीले नहीं, हाथ लाल होने चाहिए। यस, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आपकी उम्र का था तो एक बार मुझे शौक हो गया था, मैं एक बार एक कोर्ट में गया हुआ था एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए। अब तो मोदी जी ने बड़ा आसान कर दिया है, आपका सर्टिफिकेट आप खुद अटेस्ट करते जमा कर देते हैं। हमारे टाइम तो बड़ी तबाही थी, फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, हमारी आधी जिंदगी इसी में निकल जाती थी अटेस्ट करवाने में। सो देयर वाज अ सर्टिफिकेट व्हिच वाज टू बी अटेस्टेड ओनली बाय द जज ऑफ ए कोर्ट। सो आई वेंट टू ए कोर्ट इन दिल्ली ओनली। तो वहाँ मैं जज की उसके बाहर गया, मैं किसी से पूछा, मैंने कहा भाई सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है जज साहब से, तो कैसे होगा? तो उसने कहा कि 100 रुपये लगेंगे, हो जाएगा। मैंने कहा ये फीस है? बोले नहीं फीस नहीं है, लगते हैं, उसके बिना नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा। बस स्टूडेंट लाइफ में आदमी बहुत परेशान भी रहता, 100 रुपये, और उस जमाने के 100 रुपये 20-25 साल पहले मजाक छोड़ो। तो मैंने सोचा किसी और जज से करवा लेते, छोड़ो। मैं घूमने लगा कि कोई और जज मिल जाए कहीं। इतने में एक कमरे पे लिखा हुआ था एंटी करप्शन सेल, और नीचे लिखा था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो हमसे संपर्क करें। मैंने कहा लो यार, मजा आ गया। मैं घुस गया उनके कमरे के अंदर।
और वहां 2 लोग बैठे थे, मैंने बताया कि जी नीचे करप्शन चल रहा है, रिश्वत मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए 100 रुपये दो। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, मुझे लगा उनको ऑस्कर मिलना चाहिए था। बोले अच्छा करप्शन कर रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, एकदम नहीं छोड़ेंगे। मुझे मजा आ गया, मैंने कहा देश तो इन्हीं के हाथों सुरक्षित है, द कंट्री इज सो सेफ इन देयर हैंड्स। तो फिर बोले कि देखो देयर इज ए प्रोसेस, हमें साबित करना होता है ना करप्शन हुआ है, देयर इज ए प्रोसेस। तो एक काम करेंगे, उसने कितने पैसे मांगे थे, मैंने कहा 100 रुपये मांगे थे, 150 कुछ मांगे थे, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली। तो बोले एक काम करो, इतने पैसे हैं आपके पास, मैंने कहा हाँ है, तो और निकालो। मैंने कहा यार इससे बढ़िया वही दे देता। ये तो मामला उल्टा हो गया। बोले नहीं डरो मत, हम रिश्वत नहीं मांग रहे, हम तो वैसे मांग रहे हैं आपसे। तो नोट निकाला, एज्यूम कीजिए कि 100 का नोट है, तो नोट लिया, एक कागज पूरा तैयार किया, उसमें 100 के नोट का नंबर नोट किया कि दिस इज द केस, द पर्सन विद दिस नेम केम टू अस एंड ही इज कंप्लेनिंग दैट दिस पर्सन इज डिमांडिंग मनी, so we are starting the process and this is the number of note, 100 रुपये नोट, ऐसे ऐसे करके बताया, लिख लिया पूरा, मेरा साइन करवाया, उन्होंने भी साइन किया। फिर उस 100 के नोट को एक सफेद पाउडर से गुजारा, मतलब उसके ऊपर लगा दिया सफेद पाउडर, वो इनविजिबल सा होता है, हल्का सा लगाया और फिर झाड़ दिया, अब दिख नहीं रहा है। बोले इस नोट को लेके ना यही नोट दे के आना उसको। ठीक है जी, यही नोट दे के आएंगे। मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या कलाकारी किया आपने इसमें? बोले ये जो पाउडर लगाया है ना, जैसे ही वो इस नोट को टच करेगा फिर हम उसे पकड़ लेंगे तुरंत, फिर जब उसका हाथ हम डालेंगे इस लिक्विड में, शायद पानी में डालते हैं, तो पूरा लाल हो जाता है, एंड एज सुन एज द वाटर बिकम्स रेड, दिस इज नेम्ड एज कैचिंग समवन रेड हैंडेड। इसका ये मतलब होता है। टेस्ट तो मैंने नहीं करके देखा उस पानी को कैसा होता है। अच्छा किसी फिल्म में ऐसा खट्टा मीठा, फिल्म में ऐसा दिखाया गया? अच्छा मुझे लगा आप कह रहे पानी खट्टा मीठा होता है। मैंने कहा तुमने पी भी लिया। क्या बात है। तो अब मैं पूरे मूड में, मैंने कहा आज तो मैं एक आदमी को अरेस्ट करवा के ही मानूंगा। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, सलमान खान टाइप की फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा चलो, तो मैं गया फिर से उसी जज के रूम के बाहर, उसी आदमी के पास जाके मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करवा दीजिए साइन सर्टिफिकेट, लीजिए 100 रुपये लीजिए। इतनी देर में युग चेंज हो गया था, कलयुग से सतयुग आ गया था इतनी देर में। उसने कहा पैसे? मैं पैसे लूंगा? आपको शर्म नहीं आती रिश्वत देते हो? अच्छा जो ऊपर वाले थे, साथ साथ आए थे मेरे, बोले हम नॉर्मल यूनिफॉर्म में छिपके खड़े रहेंगे, जैसे ही वो पैसे देगा हम पकड़ लेंगे। मैंने ठीक है। बाद में समझ में आया वो सामने खड़े थे और इशारा किया था कि नोट में लगा वो पाउडर, और इतने में सतयुग आ गया। मैंने कहा ये 100 रुपये लीजिए। बोला पैसे? आप रिश्वत, आप पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे रहे हैं, दिस इज क्राइम। अब मैं समझ नहीं पा रहा क्राइम कौन कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। ये तो बड़ा मजेदार माहौल बन गया, क्राइम कौन कर रहा है? अब मेरा ही हाथ पानी में डालने लाल हो जाएगा। नोट तो मेरे याद में था। ये तो अकेली खुशी की बात थी कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं था। अगर मैं सरकारी नौकरी में होता और किसी को पकड़वाने जाता तो मेरे ही हाथ लाल कर देते, काम खत्म था। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कैचिंग समवन रेड हैंडेड इज एक्सप्लेन्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कभी आप कलाकारी करें, ध्यान रखना, पाउडर लगाएंगे फिर इशारा कर देंगे उसको पहले कि भैया अब फिर से आएगा, अब मत लेना पैसे। तो ये होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि प्रिवेंशन क्या होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्शन वाले लोग बैठे हुए हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्ट लोग बैठे हों अगर, now this is in philosophy we call it fallacy of infinite regress, कि दोनों तरफ कागज के पीटीओ लिखा हुआ है। now it will never come to an end। ये तो प्रोसेस चलता ही जाएगा। उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हैज करप्ट ऑफिसर। अब इसके बाद आप क्या कर सकते, तो कुछ नहीं बचा। तो इन्होंने ये कहा
if someone has been caught red-handed or if someone has disproportionate properties to his income levels, in these two cases there should be no requirement of the sanction. ये लिख देना चाहिए, ये कहा। और साथ में ये कहा कि अदर केसेस the sanction should be given by the CVC. Who is CVC? Central Vigilance Commissioner. CVC plus Secretary of the Ministry, not only the Secretary. अगर CVC plus Secretary की कमेटी होगी तो आसान नहीं होगा सेक्रेटरी के लिए. If they give the permission, it is fine. So they must give permission within 2 months. Maximum period should be 2 months to either give the permission, or they will have to give the reasons in writing that why they are not permitting to start the investigation. Reasons in writing about denial of the permission to start inquiry. This is the रुको आप लोग बड़ी ताकत लगा के पढ़ना चाह रहे हैं इसको. ये मेरी राइटिंग है, मैं आपको बताता हूं. अब शायद आपको कुछ समझ में आए थोड़ा सा. तो ये लिखा है CVC प्लस सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री. ठीक, उसके नीचे पहले डैश लगा हुआ है, फिर लिखा है 2 months मैक्सिमम. उसके बाद फिर डैश लगा है, फिर लिखा है रीजंस इन राइटिंग. इसका मतलब है इन केस ऑफ डिनाइल, इफ द परमिशन हैज बीन डिनाइड, इन केस ऑफ डिनाइल they have to give reasons in writing why the permission is not being given to investigate. पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, बहुत शानदार. ये कंटेंट ज्यादा हो गया, बोर्ड भी घबरा रहा है कि यार कितना लिखोगे इस पे. तो ये कौन सा नंबर 7 था. अब आइए नंबर 8 पर. एक है बस लास्ट, और ये नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और ये नंबर 8 क्या है देखो. एक अमेरिकन सिस्टम है जिसको इस कमीशन ने कहा कि इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए, और वो है फॉल्स क्लेम्स एक्ट. फॉल्स क्लेम्स एक्ट शुड बी पास्ड इन इंडिया, शुड बी इनेक्टेड इन इंडिया, ये उन्होंने कहा. एंड फॉल्स क्लेम्स एक्ट कहां से लिया? यूएसए से लिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, ऑफ दिस सिस्टम, ये समझ लीजिए. अमेरिका में एक सिस्टम ये है कि एनी सिटीजन, if any citizen finds that a vendor or any private body has cheated the government and made some resources, maybe made some money out of it, अगर किसी भी वेंडर के बारे में उनको लगे any vendor has cheated the government, every citizen has a right to file a suit, which means a civil case in court under False Claims Act. Any citizen can do this. और provision क्या है? If it is proved in the court of law that this vendor has cheated the government, तो जो amount है cheating का, उसका 5x अमाउंट फाइन पे करना पड़ेगा. 5x अमाउंट टू बी रिकवर्ड एज फाइन, और टू बी पेड एज फाइन बाय द वेंडर, बाय द कल्प्रेट. और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसके बाद है, एंड एडिक्वेट पार्ट ऑफ दिस फाइन विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैड filed the suit. Adequate part to be given to the complainant.
कितना खतरनाक तरीका निकाला इन लोगों ने। जैसे दिल्ली में जब पहली बार बम फटे, 2-4, दिवाली वाले नहीं, वो बड़े वाले, बस में, तो दिल्ली पुलिस परेशान हो गई। तो दिल्ली पुलिस कहाँ कहाँ ढूंढे बम। अच्छा, पुलिस को गाली देना सबसे आसान काम है। बम फट गया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, 500 मीटर पे थाना पड़ता है। अरे थाने के 500 मीटर पे देखते रहेंगे हमेशा 24 घंटे, कहाँ प्रैक्टिकल है सब। तो दिल्ली पुलिस ने फाइनली तरीका क्या निकाला, खूब कैंपेनिंग की, एवरी सिटीजन बिलोंग्स टू दिल्ली पुलिस। जब भी आप किसी बस में चढ़ो, नीचे झांक के देखो, आसपास देखो, कोई बम तो नहीं है, और अगर जैसे कुछ मिले खटाक से मेरे फोन करो, क्योंकि सबकी आंखें खुली रहेंगी तो बम नहीं आएगा। बात भी सही थी। इफ एवरी सिटीजन बिहेव्स लाइक पुलिस, देन हाउ कैन एनीवन बी एबल टू पुट ए बॉम्ब इन ए बस और एनी प्लेस। और उस जमाने में हम तो देखते थे बस में घुसे लोग ऐसे झांकते थे नीचे करके। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसी बातों को। हम जैसे लोग तो क्या करते, गए आसपास हल्का सा देखा, बैठ गए। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, रिलीजियसली लेते हैं इन बातों को। बस में घुसे आराम से, ऐसे देखो, पूरे झांक कर, फिर इस सीट के नीचे झांका, पूरी सीट में, अच्छा सब लोग उनको देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीन बनता था। सोशल मीडिया नहीं था उसमें, यही मीडिया था हमारे पास, तो इसी से हम मन बहलाया करते थे। इन द सेम वे आप सोच के देखिए, अच्छा हमारे देश में क्या बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा है, और बेरोजगार भी ऐसे ऐसे बहुत माहौल बनाते हैं उनमें से कुछ लोग। खाली है, उनको पता लग जैसा एक्ट है, सुबह सुबह दूरबीन लेके निकलेंगे हर जगह, हर जगह देखेंगे ये किसने बनाया, ये स्कूल की दीवार किसने बनाई, ठेकेदार का नाम बताओ, कितना खर्चा हुआ इसमें हुआ, अपने मिस्त्री को लाए, बताओ कितना खर्चा होना चाहिए था। उसने कहा जी 10,000 होना चाहिए था, 10.5 लिखा हुआ है, 500 रुपये के लिए क्या केस करोगे, चलो छोड़ो, आगे चलो और कोई दीवार देखो। वो ढूंढ ढूंढ के एक आध ताजमहल ढूंढ लेंगे अंदर से कि ये करप्शन हुआ है, और केस कर देंगे। और अगर केस करके मान लो 20-50 हजार मिल गया, तो महीने में एक केस तो बनता ही है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये एक्ट भारत में आ गया, फिर करप्शन करने वालों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। सो द सजेशन ऑफ द सेकेंड ARC इज टू हैव ए फॉल्स क्लेम्स एक्ट इन इंडिया एज वेल। ये 8 सजेशंस आप लिख दीजिएगा, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लीगल पार्ट है वो काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। ठीक है।